16 दिसंबर की वो मनहूस रात, जिस रात पूरे इंसानियत को तार तार कर देने वाली थी। एक लड़की के साथ जो हुआ वो दरिंदगी हैवानियत की एकदम से परिभाषा ही चेंज कर दी। भारत में ही नहीं, देश विदेश में जो लोग ये घटना देखे या सुने वो एकदम से सहम करके रह गए कि आखिरकार कोई लड़की के साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी आखिरकार कैसे कर सकता है कोई। हाँ, हम वही निर्भया कांड की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में आज से ठीक 12 साल पहले हुआ था। आखिरकार 16 दिसंबर की रात क्या हुआ था उस लड़की के साथ, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग ने कई सारे ऐसी वीडियो देखी होंगी या फिर सुनी होंगी। तो दोस्त, मेरा यह पहले बता देता हूँ कि वीडियो सुनाने को मतलब ये नहीं है कि किसी को परेशान करना। मैं बस ये वीडियो ये लिए सुना रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो 16 दिसंबर की वो रात क्या हुआ था, चलिए फिर जानने की करते हैं कोशिश। तो हेलो, मैं ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो 16 दिसंबर तारीख थी, दिन था संडे, और निर्भया एक आम लड़की थी जो पालम गांव के रहने वाली थी, और उसके साथ ही जो दोस्त है जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसका नाम बताते, उसका नाम अनबिंद्र पांडे था। अबनिंद्र पांडे था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और लड़की की बात करें तो लड़की देहरादून से पढ़ रही थी और दिल्ली के कॉलेज में इंटर्नशिप के बाद वो फिजिकल थेरेपी की कोर्स कर रही थी। तो संडे का दिन था, तो वो लोग सोचे कि आज संडे का दिन है, सारा कॉलेज और क्लासेस बंद है, तो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो वो लड़का फ़ोन करता निर्भया के पास कि जो सुनो, आज संडे का दिन है, हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते तो रहते करते हैं, तो चलो आज संडे को अच्छा से मनाते हैं और कहीं फिल्म देखने चलते हैं। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। तो वो लड़की अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, कुछ घंटों में मैं वापस चली आऊँगी। तो लड़की 4 बजे दोपहर के बाद, वो 4 बजे माँ को इतना कहकर घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद वो दोनों लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद वो साकेत में एक फेमस मॉल है, वहाँ फिल्म देखने के लिए जाते हैं। उस टाइम संडे का दिन था और आमिर खान और नवाज सिंह सिद्धू की एक फिल्म आती है तलाश, वो वही देखने वाले थे। लेकिन नई फिल्म रिलीज हुई थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इन सबको टिकट नहीं मिल पाती है। तो वो लोग सोचे कि हम पैसा लगाकर आए भी हैं और फिल्म नहीं देख पाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, हम इवनिंग शो में लाइफ और पाई देख लेते हैं। तो वो शाम के शो में लाइफ और पाई देखते हैं, और फिल्म देखते देखते ना जाने कब 9 बज जाती है, इन सबको पता ही नहीं चलता है। 9 बजने के बाद जब वो फिल्म ख़त्म होती है और ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ऑटो वाला एक है, लेकिन दिल्ली में एक ये भी नियम है कि कोई मीटर से नहीं जाना चाहता, बस दूरी डिस्टेंस पता कर लेता और कहता कि जितना पैसा लेना आप ले लीजिए। तो अच्छा देरी बजट करने के बाद एक ऑटो वाला तैयार होता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पालम गांव तक तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन हम तुम्हें मनोरका बस स्टैंड तक छोड़ सकते हो, वहाँ से कोई बस आएगी तो तुम उससे बैठकर पालम गांव आसानी से चल जाओगी। तो इसका जो साथी था वो कहता है कि ठीक है, वहाँ तक जो कैसे भी चल जाए, अच्छी खासी रात हो गई है और घर से अच्छे खासे कॉल भी आ रहे थे। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम उसके बाद ये लोग उस टोटो या टेम्पो पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद कुछ देरी के बाद वो मुनेरका बस स्टैंड के पास पहुंचते हैं। लड़के का मन घबरा सा रहा था, पता नहीं उसके मन में कुछ अजीब चल रहा था कि ना जाने कोई अनहोनी या कोई घटना हो जाए हमारे साथ। रात अच्छी खासी हो गई है, घर से अच्छे खासे कॉल भी आ गए। तो वे लोग मुनेरका बस स्टैंड तक 9:30 बजे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक वाइट चार्टर्ड बस खड़ी हुई थी और कुछ यात्री चढ़ उतर कर रहे थे। ऐसा दिखाने की कोशिश किया जा रहा था कि जैसे उसमें पैसेंजर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। और वहाँ से एक लड़का जिसका नाम जोवेनाइल था, वो उसकी उम्र 17 साल थी,
वो लड़का बोलता है कि दीदी आपको कहाँ जाना है, हम लोग उधर ही जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम किसी और चीज़ से चले जाएंगे, कोई और गाड़ी का इंतज़ार कर लेते हैं। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा जिद करता और इन सबको लगता है कि घर से अच्छे खासे कॉल भी आ रहे हैं। तो ये लगता है अब एक लास्ट ऑप्शन है, हमें इसी पर जाना होगा। वो उसकी वाइट कलर की चार्टर्ड बस की बात करें तो उसके शीशे ब्लैक थे और शीशे के पास पर्दे लगे हुए थे। तो ये लोग सोचते कि ठीक है चलते हैं, बस जा ही रही तो हम लोग चल जाते हैं। उसके बाद ये लोग बस पे बैठते हैं। बस के अंदर भी बैठते तो कुल 6 लोग थे। एक ड्राइवर जिसका नाम राम सिंह था और बाकी 5 और यात्री, 3 और यात्री, बाकी एक और जो था वो खलासी बोल सकते हैं वो, जिसमें पहला था ड्राइवर राम सिंह था, मुकेश कुमार, विनय शर्मा, जुवेनाइल जिसकी उम्र 17 साल थी और पवन गुप्ता के साथ साथ अक्षय ठाकुर भी था। ये लोग आगे की सीट छोड़कर पीछे वाली सीट पे दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठने के बाद जब लड़का कहता कि हम लोग कितने देर में पहुंच जाएंगे, तो ये लोग को बोला कि ठीक है कुछ घंटों में तुम लोग पहुंच जाओगे। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है आपका कितना पैसा हुआ, किराया आप ले लीजिए। तो कहता है कि ठीक है मैं ले लेता हूँ। उन लोग ने बार बार टालने की कोशिश किया। तो लास्ट में 20 रुपया ये लड़का देता, कहते ये आपका जो बिल हुआ, पहुँचाने का जो बिल हुआ, ये 20 रुपया आप ले लीजिए। उसके बाद पैसा देने के बाद उसी में से कोई एक आदमी जाकर जो कहते हैं बस का गेट बंद कर देता है और लाइट बंद कर देता है और इस लड़की पे टोन छोड़ने लगता है, मतलब गलत कमेंट पास करने लगता है। और इतना ज़्यादा गलत कमेंट करता है कि जो साथ लड़का उसको सहन नहीं होता और वो भी बात बोलने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो। तो उसी में से 2 लोग जाते हैं और उस लड़के पर गुस्से से वार करते हैं मुंह पे। वहाँ पे अच्छी देर तक लड़ाई होती है, 10-15 मिनट तक। और कोई पीछे से जाकर उस लड़के के सर पे एक लोहे का रड से वार करते हैं। उस बस में पहले से अच्छी खासी लोहे की रड रखी हुई थी। जब वो लड़का पर लोहे का रड से वार किया जाता है तो वो लड़का चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, लगभग बेहोशी के हालात में था। ये घटना वो बस के अंदर ही हो रही थी। और यही की बात करें, जब वो पूरी घटना बस पे हो रही थी तो वो वहाँ से गुजरने वाली पुलिस की जिप्सी या फिर लाल बत्ती सब जा रहे थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि इस बस में आखिरकार हो क्या रहा था। उसके बाद करीब बस 3 थाने के चक्कर करती है, बसंत विहार, बसंत कुंज और बसंत कुजनौत। 8 किलोमीटर के दायरे में बस चक्कर घुमाती रहती है। लेकिन जब वो लड़की बेहोशी की हालत में रहता है तब निर्भया को 2 जने या 2 दरिंदे कह सकते हैं उसे खींचते हुए बस के पीछे वाले सीट पर लेकर जाते हैं और बारी बारी से दरिंदगी उस लड़की के साथ रेप करते हैं। वो लड़की चिल्लाती है, लेकिन बस का शीशा बंद होने के कारण बगल के जो जितने सारे लोग जा रहे थे किसी को पता नहीं चल रहा था, या फिर गाड़ी जा रही थी, लाल बत्ती जा रही थी, पुलिस जा रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो जो बस का पाला होता है वो लोग लड़की के गुप्तांग में डाल देते हैं। उस लड़की के साथ जितना हो सके उतना दरिंदगी, उतना हवसियत वो बोले करते हैं जब तक लड़की मर नहीं जाती है। बोले तो एक तरफ से मर ही गई थी, बेहोश हो गई थी। उस लड़की की बात करें तो आते थी जो पेट से बाहर आ गई थी। तो वे लोग सोचते हैं कि अब ये लड़की मर गई है। करीब 1.5-2 घंटे तक उस लड़की के साथ दरिंदगी, हैवानियत जो करे एक जानवर भी वैसा नहीं करता है, वैसा दरिंदगी उस लड़की के साथ किया। जब इन लोग को लगा कि ये लड़की मर गई है तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम इसे मुनेरका के फ्लाईओवर से नीचे फेंक देंगे। वहाँ पे पास में झाड़ी हुई रही थी, वहाँ पे नीचे बस को रोकते हैं और उन दोनों को कपड़े उतार कर जितने भी इसके साथ फ़ोन, पर्स, पैसे सब छीन के उसे कपड़े उतार कर नीचे फेंक देते हैं। और इन लोग का प्लान था कि हम बस चढ़ाती हुई इनके ऊपर से पार कर देंगे, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है।
तो वो नीचे फेंकने के बाद बस उस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का थोड़ा होश में रहता है तो लड़की को किसी तरह खींचकर बचा लेता है, बस के चक्के उसके ऊपर नहीं चढ़ने देता है। वहीं पे पास झाड़ियों में उस लड़का जाकर उस लड़की को छिपा देता है किसी तरह, और खुद एक पत्थर के पीछे बैठकर किसी तरह मदद मांगने की कोशिश करता है। कोशिश वो हाथ उठाकर चिल्लाकर, लेकिन वहाँ कोई लोग जो कहे इंसानियत तो वहाँ पे मर गई थी, और कोई लोग बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोई देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि क्या हुआ है। बस लोग यही देख रहे थे कि एक लड़की लहूलुहान और लड़का निर्वस्त्र, लड़की निर्वस्त्र, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन कोई वहाँ पे उस लड़की की हेल्प नहीं करता है। एक मानो पुरुष वो जो बोले वो आता है, वो देखता है कि लड़का लड़की लहूलुहान है, उसकी मदद की ज़रूरत है, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की कॉल करते हैं तो वो जिप्सी, 3 जिप्सी आती है 3 अलग क्षेत्र की। वो जिप्सी आती है तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि वो जिप्सी आपस में फिर लड़ने लगती है, ये कहकर कि ये आपके क्षेत्र का है मामला, जहाँ ये मामला हुआ, या फिर ये आपका क्षेत्र का है, ये आपका क्षेत्र का। ये तीनों आपस में ऐसी बातचीत करने लगते हो। वहाँ पर भी 10-15 मिनट अच्छी खासी टाइम बीत गई थी, लेकिन कोई एक पुलिस वाला ये कहता है कि ठीक है ये मेरे क्षेत्र का है, और वो लड़का उस निर्भया को पुलिस की जिप्सी में डालती है, जिसमें पुलिस थोड़ा मदद करती है और उसे जो पास में सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाता है। पास में वही एक हॉस्पिटल था। जब वो उसे लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर का जो पहला शब्द था वो सुनिए। डॉक्टर कह रहे थे कि ये किसकी लाश है, भाई कहाँ से उठाकर लेकर आया है, ये तो मर चुकी है। और ये बात करें कि लड़की निर्वस्त्र थी तो उसे सफ़ेद कपड़े से ढका जा रहा था अच्छी खासी से। तो ये डॉक्टर के कहने से आप लोग सोच सकते हैं कि उस लड़की पर क्या बीती होगी। जितना नोच सकते थे वो लोग उतना नोचे उस लड़की को। बताए तो आते बाहर आ चुकी थी, कंधे पे चोट था, माथे पे चोट था, आँख नोची हुई गई थी, जो पैर पे चोट था, बहुत ज़्यादा चोट था उस लड़की को। फिर उस लड़की की 16 तारीख 17 तारीख बीत गई ऐसे। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि दिल्ली में ऐसी घटना हुई, तो निर्भया एक गांव की रहने वाले लड़की न जाने कब पूरे देश की हो जाती है। उसके लिए हर एक लोग आवाज़, आक्रोश, जो कहते हैं ना मोमबत्ती जलन, सब करते हैं और न्याय दिलाने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। और वही बात करें इस लड़की की, तो जब इस लड़की से मिलने उसका दोस्त जाता है, निर्भया से मिलने जब उसका दोस्त जाता है, तो वो बोल तो नहीं सकती थी इतना ज़्यादा, उसकी शरीर डैमेज तो ये बोलने में नाकाम थी, लेकिन उसने पर्ची में लिखकर ये बोला कि जो मेरे दिखाने में तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाएंगे, हमारे पास तो उतने सारे पैसे नहीं हैं, ये वो पर्ची में लिखकर बोली थी। और जब उसका परिवार भी मिलने के लिए, माँ उसकी मिलने के लिए गई थी, तब वह अपनी माँ को भी पर्ची में लिखकर बात की थी कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, मेरे दरिंदों को ना जिंदा जला देना, ये वो लिखकर बात की थी। जब सरकार ने ये कहा कि इस लड़की को जैसे भी करके बचाओ, पूरा खर्चा हम उठाएंगे, फिर धीरे धीरे बात बढ़ी। उसके बाद पुलिस वाले ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना चालू किया, तो उन्होंने देखा कि वाइट कलर की चार्टेड बस वही 8 किलोमीटर के दायरे में रौंद मारती रहती है। उसके नज़दीक से कई पुलिस वाले की जिप्सी गई, कई रेड बत्ती गई, कई पुलिस वाले गए, लेकिन किसी को कानो कान ये खबर नहीं पता चला कि आखिरकार इस बस में क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे पुलिस वाले क्या करते हैं कि बस नंबर निकाल के उसके बाद उसके मालिक के पास जाकर फिर ड्राइवर के पास जाते हैं। ड्राइवर से पूरे जितने भी वो दरिंदे थे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन दरिंदों का नाम तो पहले मैंने बताया था। ड्राइवर था राम सिंह, मुकेश कुमार, विनय शर्मा और जुवेनाइल, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर, ये 6 अपराधी था। तो उस लड़की की हालत ज़्यादा गंभीर होने के बाद उसे ऑर्गन, जितने भी ज़्यादा ऑर्गन थे जितने भी, वो डैमेज हो गए थे और वो धीरे धीरे ख़राब हो रहे थे। तो अच्छी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की उसकी ज़रूरत थी, लेकिन नज़दीक में वैसा कोई अस्पताल नहीं था। तो उसे
सिंगापुर ले जाया जाता है। सिंगापुर में पता चलता है कि अच्छी ऑर्गन वाली हॉस्पिटल है, वहाँ उसे माउंट लटाइबेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे स्टार्टिंग में ये खबर आ रही थी कि अब ये ठीक है, निर्भया अब पहले से काफ़ी बेहतर है, वो अब अच्छी हो रही है। फिर धीरे धीरे बात आगे जाती है और ये 6 अपराधी को अरेस्ट किया जाता है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। और फिर खबर आती है तारीख 29 दिसंबर 2012। ये वो तारीख है जिसमें ये खबर आती है कि निर्भया अब नहीं रही, वो अपना शरीर त्याग दी है। आखिर कब तक वो बेचारी इन सब चीज़ों से लड़ती रहती। वो 29 तारीख की उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत होने के बाद जो आक्रोश उठा तो उसे सरकार वालों ने फिर और जो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट उन 6 को फांसी की सज़ा देता। लेकिन उसमें से एक जो था जुवेनाइल, उसकी उम्र 17 साल थी, वो अभी नाबालिग था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चित चले कि इसको फांसी देनी है या नहीं देनी है। भारत का कानून ये है कि जब तक बालिग नहीं होगा उसको ऊंचे दरिंदों या ऊंचे अपराधियों के साथ रखा नहीं जाएगा। उसे बोले तो बालिग सुधार केंद्र में रखा जाएगा। तो उसे फांसी देने की सज़ा में उसका थोड़ा सस्पेंस था, लेकिन बात आगे बढ़ी तो पता चला कि उसे 3 साल की सज़ा मिलती है। 3 साल की सज़ा के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन लोगों को उसका आइडेंटिटी छिपा कर रखा जाता है कि कहीं लोग जानेंगे तो पर ज़रूर इसको जान से मार देंगे। 2012 में वो 17 साल का था, तो अभी लगभग 25-26 साल की हो ही गया होगा। उसका एक निकनेम था राजू, और उसका कोई आइडेंटिफिकेशन कोई बताया नहीं था, ना ही घर वाले बताया और ना ही कोई कानून, ना ही पुलिस बताए। बाकी बचे 5 लोग। और राम सिंह की बात करें तो राम सिंह शर्म के मारे या फिर जेल में कुछ हुआ होगा, उसे तिहाड़ जेल में वो खुद सुसाइड कर लेता है। उसे रहा नहीं जाता और वो खुद सुसाइड कर लेता है। और बाकी बचे 4 लोग, जिसमें मुकेश, पवन, अक्षय और विनय, ये 4 लोग बचते हैं। और ये 4 लोग को शायद फांसी हो जानी थी 2013 में, फिर बात 2014 तक गई। 2014 को वैसे वैसे बीतते बीतते 2017, 18, 19 हो गई। लगभग 7-8 साल ऐसे ही बीत गए। फिर तारीख आती है 19 मार्च 2020। उसे मार्च 2020 में उसे फांसी दे देनी जानी थी। कोरोना के स्टार्टिंग टाइम, जो कोरोना का स्टार्टिंग टाइम था उस टाइम। फिर निर्भया के वो 4 दोषियों को 20 मार्च 2020 टाइम 5:30, ये वो टाइम है जिस टाइम उस दरिंदों को पवन जल्लाद ने फांसी का फंदा पहनाया और उसे फांसी दे दिया गया 5:30। तारीख 20 मार्च को निर्भया के दोषियों का आखिरकार सज़ा मिल जाती है। और लेकिन दोस्त, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो घटना 2012 में हुई, इसकी सज़ा सोच लो 2020 में लगभग 8 साल बाद। ये हमारा भारत का कानून इतना सुंदर कानून है, मैं इस पर कुछ ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं बोलना भी नहीं है मुझे। तो दोस्त, आप लोग ने देखा कि आखिरकार कैसे भी करके निर्भया के दोषियों को तो सज़ा मिली और निर्भया को इंसाफ मिला। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना और या किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा बस ये मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो लोगों की मदद करते रहें जो निसहाय अवस्था में हैं। तो ठीक है दोस्त, मैं फिर मिलता हूँ ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। चलते चलते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो ज़रूरी नहीं भूलिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलता हूँ ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।